Hey guys, so in this video we are going to important topics which were in the news। तो टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं पर हम इस वीडियो में जल्दी उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है पीटी में। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 पे है वन जीवन। ये एक स्कीम थी जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च की थी यूएनडीपी और एनएसटी एफडीसी की मदद से। सो वन जीवन सी नाम से ही पता चल रहा है कि ये ट्राइबल इश्यूज से रिलेटेड है। So One Jeevan is basically a national resource center for tribal livelihood issues at भुवनेश्वर। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर एक अपेक्स सेंट्रल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करेगा। ट्राइबल कम्युनिटीज, ट्राइबल पीपल को क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उनकी लाइवलीहुड इश्यूज क्या क्या है, उन्हें स्किल ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करनी है, फैसिलिटेट कैसे करना है एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयमेंट ट्राइबल लोगों में, ट्राइबल लोगों की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे बढ़ानी है, ये सब एनआरसी काम करेगा, इसके ऊपर रिसर्च करेगा और एक टेक्निकल हब की तरह ये काम करेगा। तो फर्स्ट फेज में ये स्कीम 6 स्टेट्स में लॉन्च हुई है। उन स्टेट्स में जिनकी ट्राइबल पीपल की एचडीआई वैल्यू कम है। तो ये स्टेट्स है असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा एंड तेलंगाना। और सेकंड फेज में ये अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मेघालय और त्रिपुरा में लॉन्च किया जाएगा। ओके। और जैसे कि मैंने अपनी अर्लियर वीडियोस में भी कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चंस और ये सब मिनिस्ट्रीज के बारे में क्वेश्चंस काफी आ जाते हैं। तो ये याद रखने वाली बात है कि ये वन जीवन स्कीम लॉन्च किसने की है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स in collaboration with UNDP, that is United Nations Development Program, and NST FTC, that is National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation। तो ये नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन क्या है? ये 2001 में सेटअप हुआ था एज ए नॉन प्रॉफिट कंपनी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये काम क्या करता है? जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया होते हैं वहां पे कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट में, मतलब सस्ते इंटरेस्ट पे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है प्रोजेक्ट्स के लिए। सो नंबर 2 पे एक स्कीम है जननी सुरक्षा योजना। तो ये जननी मतलब मदर। जननी सुरक्षा योजना है क्या? ये 2005 में लॉन्च की गई थी। इट्स दी वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम। सो बेसिकली ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट की गई थी। तो कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन अगर घर पर नहीं बल्कि हॉस्पिटल में जाके डिलीवरी करवाती है तो उसे कैश इंसेंटिव दिया जाएगा। तो ये इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स को इम्प्रूव करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी। तो इसमें अगर किसी रूरल एरिया की बात करें तो उस लेडी को 1400 रुपए दिए जाएंगे और 600 रुपए उस एक्टिविस्ट को दिया जाएगा जो उसे मोटिवेट कर रहा है हॉस्पिटल में जाके डिलीवरी करवाने के लिए। और अगर अर्बन एरिया की बात करें तो 1000 रुपए दिए जाएंगे उस लेडी को और 200 रुपए उस एनजीओ या कोई भी एनजीओ या एक्टिविस्ट को जो उसे मोटिवेट कर रही है। तो बेसिकली कैश इंसेंटिव इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि लोगों के पास बहाना होता है कि उनके फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जिनकी वजह से वो हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं। तो उस फाइनेंशियल बैरियर को रिड्यूस करने के लिए ये कैश इंसेंटिव दिया जा रहा है। हालांकि 1000 रुपए में क्या होता है। तो ये अभी न्यूज में क्यों था? अभी ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि एक स्टडी आई थी जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन डेटा पर बेस्ड है। स्टडी का नाम था, मतलब टाइटल था हेल्थ एंड मॉर्बिडिटी इन इंडिया 2004 to 2014। तो इसमें ये देखा गया कि देयर इज अ 22% इंक्रीज इन विमेन डिलीवरिंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बिटवीन 2004 एंड 2014। पहले जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डिलीवरी हुआ करती थी उसमें 22% इंक्रीज हुआ है। ओवरऑल देखा जाए तो इंस्टीट्यूशनल चाइल्ड बर्थ में 15% इंक्रीज हुआ है। फर्टिलिटी रेट्स इंडियन वुमेन में के कम हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा ये भी देखा गया कि ज्यादातर लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स को प्रेफर करते हैं। 2014 के डेटा के हिसाब से 75% आउटपेशेंट केयर और 55% इन पेशेंट केयर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के थ्रू होती है इंडिया में। इसके अलावा रूरल हाउस होल्ड और अर्बन हाउस होल्ड में भी डिफरेंस देखा गया है कि जैसे अर्बन हाउस होल्ड जो कोई है वो रूरल हाउस होल्ड के कंपैरिजन में 5 टाइम डायग्नोस्टिक्स पे ज्यादा पैसे खर्च करता है, 2.6 टाइम ज्यादा पैसे मेडिसिन पे खर्च करता है और डॉक्टर की फीस पे भी 2.4 टाइम ज्यादा खर्च करता है। सो गाइस, मैटरनल बेनिफिट को लेकर इस बार काफी सारी स्कीम्स और ये सब है, तो ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं। अच्छा, जनवरी में ही न्यू ईयर स्पीच पे भी मोदी ने अनाउंस किया था कि 6000 रुपए का कैश बेनिफिट विमेन को। तो वो स्कीम तो पहले से ही थी, 2013 से चलती आ रही थी, पर अभी ऊपर उस स्कीम में फंड्स नहीं थे। तो इस बजट में काफी ज्यादा फंड तो उस स्कीम को दिया गया है, तो उसके बारे में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अभी मैटरनल बेनिफिट अमेंडमेंट बिल भी आया है
तो 1-2 मिनट में उसके फीचर्स भी देख लेते हैं हम। उसमें क्या है कि फर्स्ट 2 चिल्ड्रन के लिए पहले 3 महीने की छुट्टियां मिलती थी, अब 6 महीने की छुट्टियां मिलेंगी, दैट इज 24 वीक्स की छुट्टियां मिलेंगी, पहले 12 वीक्स की मिलती थी। तो वर्ल्ड में इंडिया तीसरे नंबर पे है जो इतनी सारी छुट्टियां देता है। नंबर 1 पे कनाडा है जो 50 वीक्स की छुट्टियां देते हैं, नंबर 2 पे नॉर्वे जो 44 वीक्स की छुट्टियां देता है, और नंबर 3 पे इंडिया है जो 24 वीक्स की छुट्टी देगा अब। अच्छा, ये सिर्फ फर्स्ट 2 चाइल्ड्स के लिए है। उसके बाद थर्ड चाइल्ड के लिए फिर 3 महीने की ही मिलेंगी। इसके अलावा जो कमिश्निंग मदर्स हैं उन्हें भी 3 महीने की छुट्टी दी जाएगी। कमिश्निंग मदर्स किसे कहते हैं? जो ऐसे तो बायोलॉजिकल मदर ही होती है, बट जो IVF टेक्निक या सरोगेसी के थ्रू बेबी करते हैं उन्हें कमिश्निंग मदर कहते हैं, तो उन्हें 3 महीने की छुट्टी दी जाएगी। इसके अलावा कोई लेडी अगर बेबी अडॉप्ट कर रही है, 3 महीने से छोटा बेबी है, तो उसे भी 3 महीने की छुट्टी दी जाएगी। इसके अलावा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, कंपनी में अगर 50 लोग भी काम कर रहे हैं या फिर 30 महिलाएं काम कर रही हैं, तो उन्हें क्रेच फैसिलिटी रखना मैंडेटरी है। और वुमेन को ये अलाउ किया जाएगा कि वो 4 बार जाकर मतलब 4 विजिट्स करके आ सकती हैं अपने बेबी के पास। तो काफी अच्छी स्कीम है। मतलब ये बेसिकली इन्फेंट मॉर्टेलिटी रिस्क को कम करने के लिए है, जिससे कि ब्रेस्ट फीडिंग रेट भी बढ़े, ड्यूरेशन भी बढ़े, ताकि चाइल्ड की फिजिकल और मेंटल हेल्थ बनी रहे। साथ में इट विल ऑल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड स्ट्रेस इन द न्यू मदर्स। लेकिन अच्छा, इसकी अभी एक एडिटोरियल भी आया था लास्ट वीक की हिंदू में, वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। उसमें मतलब बेनिफिट्स भी दिए हैं, इसमें नेगेटिव भी दिए हैं। जैसे कुछ और कंट्रीज थी जिन्होंने प्रो वुमेन फैमिली ओरिएंटेड पॉलिसीज अपनाई और वो बैकफायर हो गई, जैसे चिली और स्पेन का एग्जाम्पल दिया हुआ था, तो वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उसमें यही था बेसिकली कि स्पेन में क्या हुआ कि उन लोगों ने विमेन मतलब कंपनी वालों ने विमेन को हायर करना ही कम कर दिया जब उन लोगों को इतना नुकसान हो रहा था। और चिली वालों ने सैलरी कम कर दी 9 to 20% विमेन की। कुछ सॉल्यूशंस भी दिए हुए थे उस एडिटोरियल में, आप वो लोग भी वो भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक है जो काफी न्यूज में था, माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी। ये क्यों था? 2016 में पहला 3 पेरेंट बेबी बॉर्न हुआ है एक जॉर्डियन कपल को US डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट से। और न्यूज में अभी इसलिए था क्योंकि यूनाइटेड किंगडम ने भी लाइसेंस दे दिया है माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं। पढ़ा होगा 9th में साइंस में पढ़ा होगा यार, 8th में भी पढ़ा होगा। सो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये मैटरनल लाइन के थ्रू इनहेरिट होता है, मतलब मदर से बेबी में जाता है, फादर से नहीं जाता है। तो ये चीज याद रखने वाली है। तो कोई भी मदर जिससे कोई भी जेनेटिक बीमारी हो, माइटोकॉन्ड्रिया जिसका एबनॉर्मल हो, तो वो बेबी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो उसे रोकने के लिए, उसे अवॉइड करने के लिए ये ट्रीटमेंट बनाई गई है। So basically it helps in preventing mitochondrial disease which can be passed on from one affected mother to the offspring. तो ये 2 तरीके से किया जा सकता है, नंबर 1 प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर, नंबर 2 स्पिंडल ट्रांसफर। अच्छा, 3 पेरेंट बेबी क्यों बोलता है ऐसे? क्योंकि 3 लोग इन्वॉल्व हैं, एक तो फादर, एक मदर और एक डोनर लेडी। टेक्निक में, प्रोन्यूक्लियर टेक्निक में होता क्या है? मदर का एक्सेल लेंगे और एक डोनर लेडी का एक्सेल लेंगे, दोनों को फादर के स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज करवाएंगे। अब जो मदर का फर्टिलाइज्ड एक्सेल है उसका माइटोकॉन्ड्रिया एबनॉर्मल है, राइट, पर प्रोन्यूक्लियर ठीक है, तो उसको निकाल के बाहर रख लेंगे, ठीक है। लेकिन और अब जो डोनर लेडी का फर्टिलाइज्ड एक्सेल था उसका माइटोकॉन्ड्रिया तो बिल्कुल ठीक है, उसका न्यूक्लियर निकाल के डिस्कार्ड कर देंगे और इसमें जो मदर का न्यूक्लियर था उसको इंसर्ट करवा देंगे, ठीक है। तो अब इसमें तीनों पेरेंट्स के कंपोनेंट हो गए। फादर का स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ है, मदर का प्रोन्यूक्लियर है और डोनर लेडी का माइटोकॉन्ड्रिया जो कि नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया के लिए हमने यूज किया है, ठीक है। अब इस पूरे को यूट्रस में इम्प्लांट करवाएंगे, ठीक है। तो इस टेक्निक में काफी सारे एथिकल ग्राउंड्स पे इश्यूज थे, जैसे कि इट इज सीन दैट वी आर डिस्ट्रॉइंग बोथ द एम्ब्रियोज। दूसरा, जब हमने प्रोन्यूक्लियर हम ट्रांसफर करा रहे हैं तो उसके साथ साथ हो सकता है कि थोड़ा सा साइटोप्लाज्म भी चला जाए। साइटोप्लाज्म में चला जाएगा तो बेसिकली वो जेनेटिक डिसऑर्डर जो है माइटोकॉन्ड्रिया में वो भी ट्रांसफर हो जाएगा, डिसीज होने का डर है। इसी वजह से स्पिंडल फाइबर जो स्पिंडल ट्रांसफर होता है उसे भी यूज किया जाता है। उसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, मदर का एक्सेल लिया, इसमें भी सिमिलर टेक्निक है यार, मदर का एक्सेल लिया, डोनर लेडी का एक्सेल लिया।
अब जो डोनर लेडी का एक्सेल है उसमें से जो भी स्पिंडल फाइबर्स और क्रोमोसोम्स होते हैं, जिन्होंने बायोलॉजी थोड़ी भी पढ़ी होगी उन्हें पता होगा, नहीं तो इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बस समझ लो कि जो भी स्पिंडल फाइबर्स और क्रोमोसोम्स अंदर के होते हैं, क्रोमोसोम्स, जीन्स और ये सब, उसे डिस्कार्ड किया, उसे मतलब निकाल कर डिस्कार्ड कर दिया। अब खाली माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि नॉर्मल है, और मदर्स का एक्सेल है जिसका माइटोकॉन्ड्रिया खराब है, उसकी स्पिंडल फाइबर्स, क्रोमोसोम्स ये सब निकाल के डोनर लेडी के एक्सेल में डाल दिया। अब उसको फादर की स्पर्म से फर्टिलाइज करवाया और फाइनली यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया। तो दैट इज स्पिंडल ट्रांसफर टेक्निक। ठीक है, इसमें इश्यू यही है कि वो डिजाइनर बेबीज वाला कंसर्न है कि जैसे अब 3 पेरेंट बेबी बनाया तो धीरे धीरे ये पुश करेगा डिजाइनर बेबीज की तरफ, जो कि मैनकाइंड को एक कमोडिटी की तरह कमर्शलाइज कर सकता है। तो ये एक इश्यू है डिजाइनर बेबीज वाला। ओके, अच्छा, इंडिया और यूएसए में अभी तक इस टेक्निक पर बैन है, यूके ने लाइसेंस दे दिया है अभी हाल ही में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज। अच्छा, चिकनगुनिया वायरस जो था, चिकनगुनिया बहुत बीमारी फैली थी, सबको पता होगा। तो जनवरी में यूएस रिसर्चर्स ने एक वैक्सीन डेवलप की थी जो कि इंसेक्ट बेस्ड वैक्सीन थी, मतलब एक इंसेक्ट में एक स्पेसिफिक वायरस होता है, इलैट वायरस, उसमें से ये वैक्सीन बनाई गई थी। तो क्योंकि ये सिर्फ इंसेक्ट्स को इन्फेक्ट करता है, इसलिए हम लोगों के लिए ये वैक्सीन सेफ हुआ, राइट। अच्छा, ये नाम वगैरह इससे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बस यही है कि चिकनगुनिया किससे होता है। एडिस इजिप्टी से होता है, तो सबको पता होगा, इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो अगर बाइट करती है, एडिस इजिप्टी, जो कि वही ब्लैक कलर की होती है, उसमें व्हाइट थ्रिप्स होती हैं। सो यू कैन सी इट्स पिक्चर ऑन द गूगल, यार दिखे तो उसको भगा देना। एनीवे, सो इम्पोर्टेंट क्या है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन कौन सी बीमारियां एडिस इजिप्टी की वजह से होती हैं। कौन कौन सी बीमारियां होती है, एक तो चिकनगुनिया होती है, डेंगू होता है, येलो फीवर भी इसकी वजह से होता है, जीका फीवर भी इसकी वजह से होता है, और एक मयारो, वो भी इसकी वजह से होता है। तो ये सारी डिसीजें जो एडिस इजिप्टी की वजह से होती हैं। अच्छा, जीका का नाम जीका क्यों है? युगांडा में एक फॉरेस्ट था जीका नाम से, जिसके नाम पर ये बीमारी का नाम है। जीका से याद आया, एक और टॉपिक था माइक्रोसिफेली, विच वाज आल्सो इन द न्यूज, आई डोंट नो इन विच मंथ, बट दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये क्या है माइक्रोसिफेली? इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर, होमोजाइगस म्यूटेशन हो जाती है माइक्रोसिफेलिन जीन में। सी दैट्स नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। होता क्या है इसमें, इन्फेंट जो कोई भी बेबी छोटा, उसका हेड साइज स्मॉल हो जाता है, ठीक है, हेड साइज डिक्रीजेस इन दिस कंडीशन। तो ये एक तरीके से न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें ब्रेन डेवलपमेंट कम हो जाता है। तो ब्राजील में माइक्रोसिफेली के बहुत सारे केसेस पाए गए थे, तो लोग सोच रहे थे कि रिसर्च कर रहे थे कि क्या रीजन हो सकता है, जीका वायरस की वजह से हुआ है या किस वजह से हुआ है। तो एक और इसमें हाइपोथेसिस थी जो कि पेस्टिसाइड पायरीप्रॉक्सीफेन की वजह से ये बीमारी हुई, ऐसा वो लोग कह रहे थे। तो एक तरीके का लार्विसाइड होता है, साइड मतलब जहां भी साइड मतलब आ जाए, मतलब किल करने वाला, तो लार्वी साइड होता है, जो कि ड्रिंकिंग वाटर में डाला गया था ब्राजील एरियाज में। तो इस वजह से ये बीमारी बहुत फैल गई थी वहां पे। याद बस यही रखना है कि माइक्रोसिफेली में इन्फेंट हेड साइज कम हो जाता है और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक है। एंड प्लीज रिमेंबर द डिसीज नेम। वो ऐसा कर सकते हैं कि ऑप्शन दे देंगे डिसीज के, येलो फीवर, डेंगू, ए येलो फीवर, बी डेंगू, सी चिकनगुनिया, डी जीका, ई मारियो। इनमें से कौन कौन सी बीमारी एडिस से होती है, कौन सी नहीं होती है, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 4 ऐसे करके दे देंगे। सो यू शुड नो अबाउट इट। ओके गाइज, द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट अर्बन प्लस अप्रोच। तो एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन हाउसिंग इन अर्बन डेवलपमेंट इस साल न्यू दिल्ली में हुई थी। ये 6th एडिशन था एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का। तो आउटकम क्या निकला इसका, जो भी एशिया पैसिफिक कंट्रीज हैं ग्लोबल अर्बन पॉपुलेशन में 55% कंट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है। ये सारी कंट्रीज ने अडॉप्ट किया है अर्बन प्लस अप्रोच को। अर्बन प्लस अप्रोच क्या है? तो अर्बन प्लस अप्रोच इज बेसिकली टू मेक अर्बन एक्सपेंशन सस्टेनेबल एंड मैनेजेबल। मतलब जो भी अर्बन एरिया है पर्टिकुलर, वो अर्बन एरिया और उसके आसपास के ज्वाइनिंग पेरी अर्बन और रूरल एरियाज, उनको भी साथ में इंटीग्रेटेड मैनर में डेवलप किया जाए, ये अर्बन प्लस अप्रोच है। क्योंकि न्यू दिल्ली में ये अडॉप्ट किया गया है, इसलिए इसे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। तो इसमें 3 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट तो यही है, एज आई सेड,
अर्बन प्लानिंग करनी है, साथ में एडजॉइनिंग रूरल एरियाज, इनको भी इंटीग्रेटेड मैनर में डेवलप करना है। मतलब इन्हें एक इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह नहीं देखना, इंटीग्रेटेड मैनर में साथ में सबको डेवलप करना है। सेकेंड पॉइंट क्या है, जो भी हम एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं उन्हें थॉरली रिव्यू करें, साथ में नई पॉलिसीज बनाएं टू प्रमोट न्यू अर्बन एजेंडा। तो अभी न्यू अर्बन एजेंडा क्या है? न्यू अर्बन एजेंडा अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन हाउसिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2016 अक्टूबर में ये हुई थी कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन हाउसिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कहाँ हुई थी? क्विटो में, इक्वाडोर में हुई थी। ठीक है, क्विटो इक्वाडोर में है जगह। तो वहां पे न्यू अर्बन एजेंडा अडॉप्ट किया गया था, तो उसके लिए हम पॉलिसीज ऐसी बनाए जो उसे प्रमोट करे। थर्ड पॉइंट क्या है कि हर एक अर्बन एरिया में इफेक्टिव गवर्नेंस स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है, बिकॉज गवर्नेंस इज द की टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो मतलब बस याद यही रखना है कि अर्बन प्लस अप्रोच क्या है, ये चीज याद रखनी है। अर्बन एरिया प्लस द ज्वाइनिंग पेरी अर्बन एंड रूरल एरियाज, इन सबको आपस में मिलाकर इंटीग्रेटेड मैनर में डेवलप करना है, दैट इज अर्बन प्लस अप्रोच। और इसे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी कहा जाता है क्योंकि न्यू दिल्ली में हुई थी, एंड इट इज द 6th एडिशन ऑफ दिस एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और जो न्यू अर्बन एजेंडा था वो था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस का। इसके अलावा इसके बारे में अगर आप अर्बन प्लस अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे तो काफी सारे पॉइंट्स मिलेंगे कि आपको इसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को टाइमली एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है। पार्किंग एक बहुत बड़ा कंसर्न है अर्बन एरियाज में, तो देयर शुड बी अ कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पार्किंग पॉलिसी। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है अर्बन प्लानिंग और सर्विस डिलीवरी में। तो इस टाइप से बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि देखिए मेंस में अर्बनाइजेशन एक सेपरेट टॉपिक है, तो उसके लिए तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्री के लिए काफी है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कफाला सिस्टम। तो ये कफाला लेबर सिस्टम, ये क्या है? तो ये जो भी गल्फ कंट्रीज जो हैं, ये सारी कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, लेबनान, बहरीन, इराक, इन सब एरिया, मतलब ये जो बीच की सेंट्रल एशिया की कंट्रीज हैं, यहाँ पर ये कफाला सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है? अच्छा, न्यूज में क्यों था ये? न्यूज में इसलिए था क्योंकि कतार ने फॉर्मली एंड कर दिया है, खत्म कर दिया है कफाला सिस्टम को। कफाला सिस्टम है क्या? ये है जो भी माइग्रेंट लेबरर्स होते हैं उन्हें मॉनिटर करने के लिए है। मतलब जैसे अलग अलग कंट्री से माइग्रेंट लेबरर्स आके यहाँ इन कंट्रीज में काम करते हैं, तो इन कंट्रीज में काम करना है अगर उन्हें, तो उन्हें इन कंट्रीज में से ही कोई लोकल स्पॉन्सर चाहिए होगा। मतलब मान लो वो जिसके यहाँ काम कर रहे हैं, तो वो कंपनी या वो बंदा, वो एम्प्लॉयर, वो उन लोगों की एक तरीके से गारंटी लेगा ना, तो एक लोकल स्पॉन्सर चाहिए होगा यहाँ काम करने के लिए। और उस लोकल स्पॉन्सर की परमिशन के बिना ना तो वो काम छोड़ सकते हैं, जॉब छोड़ सकते हैं, ना तो वो जॉब स्विच कर सकते हैं और ना ही वो कंट्री छोड़ के कहीं जा सकते हैं। तो दैट इज कफाला सिस्टम। मतलब एक तरीके से मॉडर्न डे स्लेवरी हो गई। ओके, तो दैट वाज अबाउट कफाला। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस। तो हार्ट ऑफ एशिया किसे बोलते हैं? अफगानिस्तान को बोलते हैं। तो ऑब्वियसली इसकी मेंबर कंट्रीज कौन कौन होंगी? अफगानिस्तान और उसके आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो सारी होंगी। 14 मेंबर कंट्रीज हैं टोटल इसमें। ठीक है, इसके अलावा 16 अदर कंट्रीज सपोर्ट देती हैं और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। मेंबर कंट्रीज 14 है अफगानिस्तान, और ये सारी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है ना आसपास इसके, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारी कंट्रीज हैं। याद मतलब ये रखना कि इंडिया है इसमें, चाइना है, पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया, रशिया है, और तुर्कमेनिस्तान, टर्की, ताजिकिस्तान, ये सब तो है ही। यूएई भी है इसमें। ओके, तो इस साल मतलब 2011 में ये हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंसेस स्टार्ट हुई थी। तो इस साल ये 6th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी जो कि अमृतसर में हुई, इंडिया ने होस्ट की, तो इसलिए इसको अमृतसर डिक्लेरेशन भी बोलता है। तो बेसिकली हाइलाइट्स इसमें बस यही थे कि टेररिज्म जो है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है, उसे एक की चैलेंज की तरह आइडेंटिफाई किया गया। सब मेंबर कंट्रीज ने कमिटमेंट किया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए, और ये सब था। अच्छा, और उन लोगों ने ये भी कहा कि नॉन टैरिफ बैरियर्स जो हैं ट्रेड के लिए, उसको भी एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, दो ही 3-4 पॉइंट्स है। नंबर 1, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म के अगेंस्ट बोला उन्होंने, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अपनाया। दूसरा, नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटाने की बात करी, कल्चरल हेरिटेज को बचाने की बात करी, और जो अफगानिस्तान में ओपियम कल्टीवेशन होता है, प्रोडक्शन होता है, और जो ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा होता है अफगानिस्तान में, तो इन सब के लिए कंसर्न उन लोगों ने जताया अपना।
तो ये चीज बेसिकली यही सब डिस्कस हुआ इसमें। और सो नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग नई रोशनी स्कीम। तो नई रोशनी स्कीम एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर 2012-13 में स्टार्ट की गई थी और काफी एनजीओ, सिविल सोसाइटीज और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू इसे इम्प्लीमेंट किया गया था इस स्कीम को। अभी ये न्यूज में इसलिए थी क्योंकि नीति आयोग ने एक इवैल्यूएशन स्टडी कंडक्ट की थी कि क्या इस नई रोशनी स्कीम के थ्रू कुछ फायदा हुआ भी है कि नहीं हुआ है। सो बेसिकली याद आप लोग ये रखना कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर आती है नई रोशनी स्कीम, ठीक है। इसके अलावा इसके रिकमेंडेशंस थे स्टडी के और बहुत सारी चीजें थी, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द पीटी पर्पस बट देन वी कैन डू इट इन अ मिनट। ओके, स्कीम में क्या क्या था, सभी कुछ था। एजुकेशनल प्रोग्राम, हेल्थ एंड हाइजीन, स्वच्छ भारत, फाइनेंशियल लिटरेसी, लाइफ स्किल्स, विमेन के लीगल राइट्स, उनकी डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करना, सोशल और बिहेवियरल चेंज लाना, माइनॉरिटी विमेन्स जो है उनके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग का इंतजाम करवाना, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स डेवलप करना, सोशल स्टिग्मा के अगेंस्ट लड़ने में उनकी मदद करना, और विमेन बेसिकली माइनॉरिटी विमेन को ताकि वो अपने राइट्स के लिए खड़ी हो पाए इस चीज में एम्पावर करना। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव था इस स्टडी का। तो स्टडी से ये पता चला कि इस स्कीम का सच में बहुत फायदा हुआ है। इट हेल्प इन इंस्टिलिंग कॉन्फिडेंस इन लीडरशिप स्किल्स इन माइनॉरिटी वुमेन। Trained women are utilizing their knowledge to help their families and neighbors in raising their essential demands and claims from various government authorities. तो स्टडी ने रिकमेंड किया है कि जो जनरल कैटेगरी है उनसे भी विमेन, मतलब जनरल कैटेगरी की जो विमेन है उसे भी इस स्कीम में इंक्लूड किया जाए। लाइक 25% नॉन माइनॉरिटी विमेन मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्रेनिंग पीरियड्स को बढ़ा देना चाहिए क्योंकि फायदा हो रहा है स्कीम से, ठीक है। और साथ में जो डिसेबिलिटी है जिन पर्सन लोगों को उन्हें भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सोशल सेक्टर स्कीम्स, मतलब ऐसे 2-3 स्कीम्स हैं पर दैट्स नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। जैसे महिला पुलिस वॉलंटियर, ये एक जॉइंट इनिशिएटिव था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ऑब्वियसली देखो ना, महिला आ रही है तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री होगी और पुलिस आ रही है तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आ गई। तो इन दोनों मिनिस्ट्रीज का जॉइंट इनिशिएटिव था ये महिला पुलिस वॉलंटियर का। तो हरियाणा एक पहला स्टेट है जिसने महिला पुलिस वॉलंटियर्स का फर्स्ट बैच 1000 महिलाओं का इंडक्ट किया है। तो कहा जा रहा है कि ये हेल्प करेगा क्योंकि जो रूरल विमेन हैं उनके लिए एक तरीके से ये लिंक प्रोवाइड करेगा, ठीक है, उनमें और पुलिस अथॉरिटीज में। वो लोग बिना किसी जेंडर वाइज के अपने अपने ग्रीवियंसेस आके बता सकते हैं। तो दैट्स नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। इसके अलावा सो गाइस, नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट भीम ऐप। तो न्यू ईयर पे, आई थिंक न्यू ईयर से एक दिन पहले भीम ऐप लॉन्च की गई थी। भीम की फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप ये डॉक्टर बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे स्टार्ट की थी, मतलब स्टार्ट करी है। तो ये एक यूपीआई बेस्ड डिजिटल पेमेंट ऐप है जो कि एनपीसीआई ने डेवलप की है। एनपीसीआई इज नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अच्छा, एनपीसीआई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, वो मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से है तो उसके बारे में क्वेश्चंस कई बार आ जाता है। सो ये 2008 में ये स्टार्ट की गई थी अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनी एक्ट 1956। अच्छा, अभी तो खैर अभी फिलहाल ये सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अंडर आती है। And its certificate of commencement on business was issued in April 2009. Okay, it aimed to operate for benefits for all the member banks and their customers, जैसे नेशनल फाइनेंशियल, स्विच और रुपे। तो कुछ 10 प्रमोटर बैंक्स हैं इसके एनपीसीआई के, जैसे एसबीआई, कैनरा, पीएनबी। मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी हैं, जैसे एचडीएफसी, सिटी बैंक, आईसीआईसीआई। याद रखने वाली बात इसमें ये है कि अच्छा, इन्होंने रुपे भी इन्होंने ही लॉन्च किया था, एनपीसीआई ने ही रुपे लॉन्च किया था, जो रुपे कार्ड, एटीएम कार्ड जो आया था। ओके, देन किसान कार्ड भी एनपीसीआई ने ही लॉन्च किया था और अब भीम ऐप भी इन्होंने ही लॉन्च की है जो कि यूपीआई, दैट इज यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस पर बेस्ड है। क्या इनका एम यही है कि कभी हम बिल्कुल कैशलेस सोसाइटी बना देंगे जहां सिर्फ डिजिटल ट्रांजैक्शंस चलेंगे?
The problem is that India is still not ready for it. Anyway, अच्छा भीम ऐप के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसमें फीचर्स जो इम्पोर्टेंट हैं याद रखने वाले वो ये हैं कि एक तो एक स्मार्टफोन पे भी चलेगी और फीचर फोन्स पे भी चलेगी। स्मार्टफोन जो हमारे एंड्रॉयड फोन्स और ये सब होते हैं जिसपे आप वीडियोस देख रहे हैं, और फीचर फोन से जो पुराने फोन्स होते थे, जो नोकिया वगैरह के पुराने फोन्स नहीं होते जिन पे स्नेक का गेम खेलते थे हम, वो वाले फीचर फोन्स। ओके, जैसे ये यूपीआई बेस्ड ऐप है, तो ये पेटीएम और उसकी तरह नहीं है, ठीक है। पेटीएम क्या आता है, पेटीएम तो मोबाइल वॉलेट की तरह काम करता है, जबकि ये ऐसा नहीं है। ये यूपीआई ऐप है जो कि डायरेक्टली बैंक अकाउंट से लिंक्ड है। तो मतलब बाद में ये भी कहा जा रहा है कि फ्यूचर में आधार बेस्ड पेमेंट्स भी इससे होगी। तो जब मोदी की स्पीच आई थी तो उन्होंने बताया था कि ये अंगूठों का निशान लगाए और ट्रांजेक्शन करें, तो ऐसे फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन के थ्रू भी ट्रांजेक्शन बाद में हुआ करेंगी। कैसे काम करेगी ये ऐप, जो भी मान लो आपको अकाउंट यूपीआई एक्टिवेटेड है, तो जिसे भी आपको पैसे भेजने हैं उसका वर्चुअल पेमेंट एड्रेस आपको चाहिए होगा, वो आप डालेंगे तो ऐप उसको वेरीफाई करेगी, ठीक है। और मान लो अगर पेई जो है उसके पास यूपीआई अकाउंट नहीं है, तो ये आईएफएससी कोड के थ्रू भी पेमेंट या ट्रांजैक्शन कर सकती है, ठीक है। और पॉइंट फैक्ट ये है कि एक ट्रांजैक्शन में 10,000 रुपए तक ये भेज सकती है, और एक दिन में मतलब 24 घंटे में 20,000 तक की लिमिट है, 20,000 रुपए भेजने की लिमिट, ठीक है। ठीक है, ड्रॉबैक्स क्या है यार, एंड्रॉइड पे डाउनलोड कर सकते हैं बस, ठीक है। और दूसरा, एक बैंक अकाउंट को ये एक ही मोबाइल और एक बैंक अकाउंट और एक ही मोबाइल नंबर के थ्रू ये यूज कर सकते हैं। मान लो आपके दो बैंक्स में आपके अकाउंट है और दोनों में सेम नंबर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, तो कैसे करेंगे, एक ही बैंक अकाउंट यूज कर सकते हैं। फिर पूरी ऐप को आप लोगों को दोबारा से रीसेट करना पड़ेगा दूसरे बैंक अकाउंट के लिए यूज करने के लिए। या फिर इसमें क्यूआर कोड भी जनरेट कर सकते हैं। क्यूआर कोड मतलब जो भी मर्चेंट होगा जिसे पैसे देने हैं वह है, वो इस क्यूआर कोड को मतलब जैसे एक बार कोड की तरह होगा ना, उसे स्कैन कर लेगा और पैसे डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है गर्व 2 ऐप। अच्छा, एक आप लोगों को याद हो तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना आई थी 2015 में, पावर मिनिस्ट्री के अंडर थी ये योजना। तो इसका एम ये था कि हर गांव में बिजली आएगी तो फैसिलिटेट 24/7 पावर सप्लाई स्पेशली इन द रूरल एरिया विलेजेस। तो इससे पहले कौन सी स्कीम हुआ करती थी, इसके पहले एक स्कीम हुआ करती थी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, जो कि इस दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में ही बाद में सबज्यूम कर ली गई। तो इसके हिसाब से सब गांवों में बिजली पहुंचाई जाएगी, ये योजना थी पावर मिनिस्ट्री की। तो अब ये गर्व ऐप क्या है, जो भी ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है, कुछ 6 लाख गांवों में काम चल रहा है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का, तो उनका रियल टाइम डेटा सैटेलाइट्स के थ्रू ये गर्व ऐप हम लोगों को देगी, ठीक है। तो जब अब ये एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम में, जब सारा कुछ डेटा मतलब ऑनलाइन होगा और हम लोग देख सकते हैं सिस्टम पर कि काम एक्चुअली चल रहा है कि नहीं चल रहा है, काम बंद पड़ा है कि काम चल रहा है, या कितनी प्रोग्रेस हुई है काम में, तो लोग अपने फीडबैक्स भी दे सकते हैं। उसी गर्व ऐप में एक संवाद करके एक सिटीजन एंगेजमेंट विंडो होगा जहां पे लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं। तो बेसिकली इस ऐप के थ्रू ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ई गवर्नेंस का एक तरीके से इनिशिएटिव है, ठीक है। पहले गर्व ऐप आई थी जो कुछ 18,000 गांव का डेटा प्रोवाइड कर रही थी, और अब गर्व 2 ऐप आई है जो सारे गांवों का डेटा प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, अच्छा ये तो बहुत पहले से चल रही है न्यूज में, पर जनवरी में ये फिर दोबारा न्यूज में आई थी। तो है क्या ये प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, ये वही है एलपीजी कनेक्शन जो विमेन के नाम पे, मतलब घर में जो भी महिला होगी उसके नाम पे एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा। अच्छा, सब लोगों को नहीं, खाली बीपीएल हाउस होल्ड्स को, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन जो हाउस होल्ड्स हैं। और आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा कि कौन बेनिफिशियरीज हैं, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा के हिसाब से आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन लोग एक्चुअली बिलो पॉवर्टी लाइन है, और उसमें जो भी महिला होगी घर की उसके नाम पर एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा। तो इस स्कीम के हिसाब से पर कनेक्शन गवर्नमेंट 1,600 रुपया देगी फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है। दूसरा 3 सालों का मतलब टाइम लिमिट है जिसमें ये स्कीम चलाई जाएगी। 2016 में स्टार्ट हुई थी, तो 2016, 17, मतलब 2016 से 19 तक, ठीक है।
3 साल का टाइम पीरियड है और एम ये है कि 5 करोड़ कनेक्शंस दिए जाएंगे इस स्कीम के तहत बीपीएल हाउस होल्ड्स को। और ये जो स्कीम है ये इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? ये इम्प्लीमेंट कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कोई एक वेलफेयर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रही है। मतलब जनरली पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री अपना पैसों को देखेगी, बट पहली बार ऐसा हुआ है कि एक वेलफेयर स्कीम को ये इम्प्लीमेंट कर रही है। ठीक है, तो होगा क्या इससे कि जो भी अनक्लीन कुकिंग फ्यूल्स विमेन रूरल इंडिया में जो यूज करे जाते हैं उसे रिप्लेस करने के लिए है ये स्कीम, ताकि एलपीजी कनेक्शंस उन्हें क्लीन फ्यूल मिले, ताकि विमेन की हेल्थ भी प्रोटेक्ट हो इससे। न्यूज में ये इसलिए था क्योंकि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना ने अपना जो टारगेट था इस साल का 1.5 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस देने का फाइनेंशियल ईयर 2015 से 16 में, वो सिर्फ 8 महीनों में ही पूरा कर लिया है। मतलब समय से पहले पूरा कर लिया है टारगेट। जनवरी 2016 से दिसंबर 2016 तक 61 से 70% का इंक्रीज हुआ है एलपीजी कवरेज में। सबसे ज्यादा कनेक्शंस यूपी में मिले हैं, लाइक 46 लाख कनेक्शंस यूपी में दिए गए हैं, जबकि हिली एरिया जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यहाँ पे थोड़ा मतलब नेशनल एवरेज से कम है एलपीजी कनेक्शन। और एससी एसटी हाउस होल्ड्स को भी ध्यान दिया गया है, उनके भी 35% मतलब टोटल कनेक्शंस का एससी एसटी लोगों को दिया गया है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, इज अबाउट अग्नि। सो अग्नि 4 एंड अग्नि 5। अच्छा, बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि 1983 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की ये विश थी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी में हमारी सेल्फ सफिशिएंसी हो, इसलिए इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी डीआरडीओ थी। इसकी कुछ टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव्स थे, जैसे कि पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग। ये सब नाम एक्चुअली मिसाइल्स के हैं। ओके, तो 1990 में सगारिका, धनुष, सूर्य मिसाइल्स भी ऐड किए गए। 2008 में डीआरडीओ ने कहा कि सक्सेसफुली उन्होंने ये प्रोग्राम को कंप्लीट किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन्हीं सब मिसाइल्स में से एक मिसाइल थी अग्नि, उसके बारे में। तो अग्नि 4 जो मिसाइल थी वो ऑलरेडी आर्मी में डिप्लॉयड है। ठीक है, और इनफैक्ट मतलब डिप्लॉयड तो ये ऑलरेडी है, पर इनकी टेस्टिंग फिर भी करते रहते हैं। तो 6 टाइम टेस्ट किया था इन्होंने जनवरी में इसे डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड से। ठीक है, और ये कहाँ पर है? उड़ीसा से, व्हीलर आइलैंड जो है। ओके, अच्छा, पिछले साल पीटी में क्वेश्चन आया था वेट को लेके और रेंज को लेके आ गया था क्वेश्चन, तो वो पढ़ना जरूरी है। तो जो अग्नि 4 था, अग्नि 4 है, उसकी वेट है 17 टन, न्यूक्लियर वारहेड 1 टन का ये उठा सकती है, और इसकी रेंज है 4000 किलोमीटर। 4000 किलोमीटर इज द रेंज, एंड इट इज द सरफेस टू सरफेस सॉलिड प्रोपेलेंट पावर 2 स्टेज है। ठीक है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस इंटरमीडिएट रेंज, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है ये। 4000 इसकी रेंज है और 17 टन इसका वेट है, और न्यूक्लियर वारहेड का वेट 1 टन तक ही ले सकती है। ठीक है, वैसे 4000 इसकी रेंज है, पर जब टेस्ट किया जाता है वो थोड़ा कम पे ही टेस्ट किया जाता है। जैसे अभी टेस्ट किया तो 3100 किलोमीटर पे ही टेस्ट किया, पूरे पे टेस्ट नहीं करते हैं यार, कोई भरोसा नहीं है ना, पता लगा फट गई तो जो है वो भी नहीं बचेगी, थोड़ा कम पे ही करते हैं। ठीक है, अभी न्यूज में ये था कि अग्नि 5 भी अब लॉन्च हो चुकी है। इंडिया सक्सेसफुली कंडक्टेड इट्स फाइनल टेस्ट ऑफ इट्स इंडिजिनस ICBM अग्नि 5 फ्रॉम व्हीलर आइलैंड ऑफ ओडिशा कोस्ट। तो ये दिसंबर लास्ट वीक की बात है शायद, जब उन्होंने फाइनल टेस्ट किया था अग्नि 5 का। अग्नि 5 में क्या डिफरेंस है? इसका वारहेड 1.5 टन का है, और डिस्टेंस रेंज जो है वो 5000 किलोमीटर की है। तो रेंज 5000 किलोमीटर की है, अग्नि 4 की रेंज 4000 किलोमीटर की थी। ठीक है, कहीं पे भी, किसी भी लैंड से कहीं पर भी इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड एंड सेफली लॉन्च्ड फ्रॉम एनीवेयर ऑन द लैंड। ठीक है, इवन बी लॉन्च्ड फ्रॉम कैनिस्टर्स। सरफेस की सरफेस मिसाइल ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसके अलावा बहुत जरूरी है अग्नि 4, अग्नि 5 ये सब, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान की बढ़ती हुई दोस्ती को, एंड दिस एग्रेसिव जियोपॉलिटिक्स इन द रीजन, सो इट्स वेरी important for our deterrence capability. ठीक है, it will promote our policy of deterrence and promote the regional balance of power in the Indian subcontinent. इसके बाद हमारा फ्यूचर प्लान ये है कि हम अग्नि 6 लाएंगे। अग्नि 6 में क्या खास बात होगी? इसकी रेंज होगी 8000 से 10000 किलोमीटर तक की, और ये सबमरीन
से भी लॉन्च करी जा सकती है। मतलब जैसे हम अग्नि 5 है जो लैंड पे से लॉन्च करेंगे, अग्नि 6 जो होगी वो लैंड पे से भी और साथ में एज वेल एज सबमरीन्स पे से भी हम लॉन्च कर सकते हैं। अच्छा, ये जो अग्नि 5 है इसकी रेंज मैंने जैसे कि आपको लोगों को बताया कि 5000 किलोमीटर है। तो इसमें क्या क्या कवर हो जाएगा? इसमें पूरा पाकिस्तान कवर हो जाएगा, चाइना के नदर मोस्ट पॉइंट भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और अथॉरिटीज है जिसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं, जैसे SFC है, स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड और स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर कमांड, या फिर इंडियाज न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी NCA। तो इनके बारे में भी थोड़ा देख सकते हैं। SFC जो है स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड, इट इज इंटरेस्टेड विद द लॉन्चिंग ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स डिलीवरी, और ये SFC प्लस DRDO ये दोनों मिलकर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रीज टैक्टिकल एंड स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स स्टॉकपाइल। ठीक है, SFC स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड और DRDO ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये न्यूक्लियर वेपन्स से सब डील करती हैं। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट रिसोर्ससैट 2A। So this ResourceSat 2A satellite, it was successfully launched from Satish Dhawan Space Center in Sriharikota। और किसने लॉन्च किया इसे? PSLV C-36 ने, PSLV C-36 ने। ये PSLV का 37th सक्सेसफुल मिशन था। ठीक है, और ये ResourceSat 2A है क्या? इट्स अ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो जाएगी और सैटेलाइट स्पेस में जाएगी और हमारे वाटर बॉडीज, फार्म लैंड्स, मिनरल डिपोजिट्स, फॉरेस्ट, रूरल और अर्बन एरियाज को मॉनिटर करेगी और उसकी इंफॉर्मेशन हमें देगी अगले 5 साल तक। ठीक है, और इससे पहले ResourceSat 1 और 2 भी हम लोग लॉन्च कर चुके हैं, और उन्हीं की तरह ResourceSat 2A में भी 3 टायर इमेजिंग सिस्टम है। इसमें एक एडवांस्ड वाइड फील्ड सेंसर होगा, एक सेल्फ स्कैनिंग सेंसर होगा, लिस्ट 4 होगा, which will provide 23.5 meter and 5.6 meter resolution images respectively. Then so basically ये ड्रॉट मॉनिटरिंग और सॉइल मैपिंग और क्रॉपिंग सिस्टम एनालिसिस में हेल्प करेगा, फार्म एडवाइजरीज जनरेट करने में हेल्प करेगी। ठीक है, was a news regarding super conductivity जो बिस्मिथ में पाई गई है। तो earlier there was a record of strontium titanate of being the lowest carrier density superconductor। अब वो बिस्मिथ है। तो सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द इंडस वैली ट्रीटी। तो अच्छा, न्यूज में क्यों था ये, और इम्पोर्टेंट चीज जो याद रखने वाली ये है कि इंडिया के 2 प्रोजेक्ट हैं, एक किशन गंगा प्रोजेक्ट और एक रैटल डैम प्रोजेक्ट। तो ये किस किस नदी पर है ये जानना जरूरी है। किशन गंगा प्रोजेक्ट जो है वो झेलम नदी पर है, और जो रैटल डैम है वो चिनाब नदी पर है। तो इन दोनों प्रोजेक्ट से जो है इंडिया के, इन पे पाकिस्तान पंगा डाल रहा है। ठीक है, इशू ये है। तो अब बैकग्राउंड की बात करते हैं। बैकग्राउंड है इंडस वैली ट्रीटी 1960 की। तो इसके बारे में हम थोड़ा इलैबोरेटली डिस्कस करते हैं। तो जब पार्टीशन हुआ हमारा तो ये 6 रिवर्स थी। ठीक है, जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो सबसे बड़ा इशू ये था इन रिवर्स के ऊपर। ये 6 नदियां, इंडस, देन झेलम, चिनाब, रवि, बीस एंड सतलुज, इनका पानी किसका होगा, कितना किसको दिया जाएगा, इस पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिफरेंसेस थे। जो इंडस नदी है, इंडस नदी सबसे काफी बड़ी नदी है, 3100 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इट इज 21 नंबर पे है ये वर्ल्ड में लार्जेस्ट रिवर्स में। तो ये मानसरोवर लेक जो है तिब्बतन प्लाटू के पास, वहां से ओरिजिनेट हुई। तो थोड़ा नॉर्थ वेस्टर्न में चली, फिर साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में नीचे आते आते पाकिस्तान में चली गई। तो इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है MCQ के पर्पज से, जैसे गिलगित, चिगार, श्योक, जंस्कार, शुरू, द्रास। तो ये सब के बारे में, खुर्रम, काबुल, इन सब के बारे में आप लोग थोड़ा देख सकते हैं कि इनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में आप लोग देख सकते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ओके, तो इंडस और सतलुज ये ऐसी 2 नदियां हैं जो चाइना में ओरिजिनेट हो रही हैं और फिर इंडिया से पास होते हुए पाकिस्तान में जा रही हैं। ठीक है, जबकि जो बाकी की 4 नदियां हैं वो इंडिया में ही ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, इंडिया में ओरिजिनेट होकर पाकिस्तान में चली जाती हैं।
तो पार्टीशन के बाद इंडिया और पाकिस्तान में डिस्प्यूट हुआ कि किसकी नदी कौन सी है, किसका पानी किसको मिलेगा। तो पाकिस्तान बहुत परेशान था, उसे लगा कि भाई सारा नदियां तो इंडिया से होके आ रही हैं, तो कहीं इंडिया ने अगर रिवर का कोर्स चेंज कर दिया तो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि तो इस हिसाब से उन लोगों में डिस्प्यूट्स होने लगे। तो जब डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए वर्ल्ड बैंक आया, अब उस टाइम पे वर्ल्ड बैंक 1952 की बात है ये, तो उस टाइम पे वर्ल्ड बैंक नहीं था, उस टाइम पे IBRD था, दैट इज इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो IBRD जो कि अभी वर्ल्ड बैंक है, उसने ये मतलब सॉल्व किया डिस्प्यूट इंडस वाटर ट्रीटी 1960 लाकर। इस इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया था इंडिया की साइड से नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, और पाकिस्तान की साइड से पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने साइन किया था 19 सितंबर 1960 को। तो हालांकि ये साइन तब किया था पर अप्रैल से ये इफेक्टिव हो गई थी, ठीक है। तो इसमें मतलब इसकी फीचर्स क्या थे, क्या डिसाइड हुआ, डिसाइड ये हुआ था कि जो 3 नदियां हैं रवि, बीस और सतलुज, इनका पूरा पानी एक्सक्लूसिवली इंडिया यूज करेगा, ठीक है। जब तक कि वो पाकिस्तान में नहीं जाके गिर जाती तब तक उसका सारा पानी इंडिया यूज करेगा, मतलब किसी भी काम के लिए एक्सक्लूसिवली वो यूज कर सकता है। हालांकि 10 साल का ट्रांजिशन पीरियड रखा गया क्योंकि पाकिस्तान की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उनके पास कैनाल सिस्टम डेवलप्ड नहीं था। तो तब तक कहा गया कि इंडिया थोड़ा सा कंसेशन दे और पानी जाने दे पाकिस्तान में अच्छे से, ठीक है। सेकेंड फीचर ये था कि रवि, बीस, सतलुज का तो एक्सक्लूसिव यूज इंडिया को दे दिया गया। अब जो बाकी की नदी बची मतलब झेलम, चेनाब और इंडस, इनका यूज एक्सक्लूसिव यूज पाकिस्तान को दिया गया। हालांकि उसमें कुछ एक्सेप्शंस थे, मतलब कुछ यूज में कहा गया था कि इंडिया कुड यूज अबव 3 रिवर्स आल्सो बट इन मैनर स्पेसिफाइड इन द ट्रीटी। मतलब ट्रीटी में जो चीजें लिखी होगी कि इस चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकती है इंडिया, चेनाब, झेलम और इंडस को भी, तो उसमें इंडिया यूज कर सकती है। हालांकि एक्सक्लूसिव यूज पाकिस्तान के पास ही था। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि India just got 19.48% of the aggregate water of the 6 rivers। मतलब 6 नदियों का जितना पानी है उसका सिर्फ 19.4% पानी ही इंडिया को मिलता है। बाकी 80%, लगभग 80% पानी पाकिस्तान को जाता है। वो भी तब जब ये सारी नदियां इंडिया से ओरिजिनेट होकर, इंडिया से होकर पाकिस्तान में जा रही है। उसके बाद भी इंडिया को सिर्फ 19% पानी मिलता है। अगर यही कहीं इंडिया की जगह चाइना होता तो सारा पानी खुद लेके बैठ जाता। सारे जगह जगह पे अभी भी उसने यही किया हुआ है ना, जगह जगह पे सारे डैम्स बना दिए हैं और बहुत कम पानी वो ब्रह्मपुत्र का इंडिया में आने देता है। बट इंडिया बीइंग अ जनरस कंट्री, हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर भी हम लोग जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू करने की सोचते हैं, जैसे कि टुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट शुरू हुआ था जिसे वुलार बैरिश भी कहते हैं, जो कि सोचा था कि वुलर लेक के माउथ पे बनाया जाएगा ताकि झेलम में पानी बढ़ जाए लीन सीजन में, तो वो भी पाकिस्तान ने पंगा कर दिया। फिर बगलिहार प्रोजेक्ट डिस्प्यूट हुआ था 1999 में। कितने साल, मतलब 10 साल लगभग लगा दिए होंगे इन्होंने पंगा डालते डालते पाकिस्तान ने, तब जाके वो प्रोजेक्ट फाइनली स्टार्ट हुआ। इतना डिले हुआ, इतनी कॉस्ट इंडिया को मतलब उसकी वजह से उठानी पड़ी। अब किशनगंगा प्रोजेक्ट और रैटल डैम, ये 2 प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है प्री के पर्सपेक्टिव से, जो आप लोग याद कर सकते हैं कि किशनगंगा झेलम पर है और रैटल डैम चेनाब पे। तो रैटल डैम के हिसाब से 850 मेगावाट्स का एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और किशनगंगा प्रोजेक्ट में 330 मेगावाट्स की कैपेसिटी होगी, पावर जनरेट होगी। अच्छा, और इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि ये जो पावर जनरेट होगी किशनगंगा प्रोजेक्ट से, इट इज थ्रू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में, स्कूल टाइम में, रनिंग रिवर जो होगी उसकी एनर्जी से प्रोड्यूस की जाएगी। सो देयर इज नो नीड फॉर अ डैम और रिजर्वायर, ठीक है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ डैम और रिजर्वायर से ऊपर से पानी नीचे गिराकर एनर्जी जनरेट नहीं होगी, रनिंग वाटर जो है उसी से होगी। तो पाकिस्तान ये कह रही है कि अगर ये डैम बन जाता है तो हमारा पानी कम हो जाएगा, और उनकी एक नीलम वैली है तो उसमें पानी का फ्लो कम हो जाएगा। तो वो लोग ये कह के उन्होंने मतलब फाइन बिना मतलब लिटिगेशन कर रहे हैं वो लोग। आई मीन दिस ऑलरेडी स्पेसिफाइड इन इंडस वाटर ट्रीटी 1960 कि इंडिया यूज कर सकता है, और जो रूल्स के हिसाब से ही इंडिया इन प्रोजेक्ट्स को इस्तेमाल कर मतलब स्टार्ट कर रहा है।
तो बेसिकली पाकिस्तान हम लोगों को कोई डैम बनाने नहीं दे रहा, जबकि वो खुद उनके इतने मेगा डैम प्रोजेक्ट्स वहां पर बन रहे हैं, वो परस्यू कर रहा है। लाइक 7000 मेगावाट बुंजी डैम उन लोगों का वहां पे वो बना रहा है, देन 4500 मेगावाट भाषा डैम वो वहां पर बना रहा है। तो वो खुद तो सारे हाइड्रो पावर जनरेटिंग कैपेसिटी प्रोजेक्ट्स वहां शुरू कर रहा है, लेकिन इंडिया को शुरू नहीं करने दे रहा है, उसमें पंगा डालता जा रहा है। और इंडिया इतना जेनरस होके सारा 80% पानी उन लोगों को देता है, बदले में मिलता क्या है उसको? टेररिज्म मिलता है, ठीक है। खैर इंडिया तो जेनरस है ही, और एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है तो इसमें कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। ऑब्वियसली हम लोग पानी नहीं यूज कर सकते, पानी नहीं रोक सकते हैं और नहीं रोकेंगे। इस जज्बात की जितना लॉ में स्पेसिफाइड है यार, उतना तो हम लोग इस्तेमाल करें, राइट। हमारे यहाँ भी पानी यार बहुत स्केर्स है, इतनी ड्रॉट हर जगह पे है। सो इंडिया ऑल्सो नीड वाटर, राइट। ओके तो गाइस, ये दिसंबर मंथ के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे। आई एम श्योर और भी करंट अफेयर्स होंगे, पर जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगे वो इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करें। सो गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज hit the like button and subscribe to the channel, and please write in the comment box if you want me to make such other videos of January or February month. Okay, thank you.